साथियों नमस्कार। मैं विवेश आपका अपने परिवार RWA के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं साथियों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और निरंतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे ताकि जब भी आपका एग्जाम हो आपकी एक सीट सुनिश्चित हो जाए। सभी साथी जल्दी से मेरे साथ लैब जुड़ जाएंगे ताकि आज के सेशन का बेहतरीन शुभारंभ हम आपके साथ कर सके। और एक बार सभी लोग हमें बता दीजिए क्या सबको हमारी आवाज़ ठीक आ रही है, हाँ या ना। कैसे हैं आप सभी लोग, बताएंगे फटाफट से ताकि ज़्यादा समय ना लगाते हुए हम आज की बात आपके साथ कर सके प्यारे दोस्तों, है ना। आवाज़ वगैरह सब कुछ ठीक आ रही है आपको हमारी? बहुत बढ़िया, शानदार। जितने भी लोग लाइव हैं सभी लोग एक बार हमें कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। आज हमारी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है आप लोगों को? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, ज़बरदस्त, है ना। हाँ जी, चलिए एक बार कमेंट कर दीजिएगा सभी लोग। आज तो आवाज़ बिल्कुल बढ़िया आ रही होगी आप लोगों को। चलिए प्यारे दोस्तों, आज हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं, है ना, ये हमारी टीम है। आपको पता है आप लोगों ने बैच भी परचेज कर लिया है और आप लोग आ गए हैं कहाँ पर, बैच के अंदर आप लोग मार चुके हैं एंट्री। ठीक है, क्या बात है। सभी को नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने रिवीजन भी बहुत अच्छे तरीके से कर लिया होगा, मुझे इस बात का भी एहसास है। चलिए ज़्यादा समय ना लगाते हुए बात करते हैं अपने आज के सेशन की। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पता है कि आज हम लोग यहाँ पर मुख्य फसलों की बात करने वाले थे, लेकिन मुख्य फसलों के साथ साथ यहाँ पर आज जो हम चर्चा करेंगे वो प्रमुख खेतियों की भी चर्चा आपके साथ करने वाले। लगभग हमने फसलों को पढ़ लिया है, आज हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे वो खेतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आराम से मेरी बातों को समझिएगा और सभी बातों को क्या करिएगा, नोट करिएगा। देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर बात आती है वो आती है मिश्रित खेती की, जिसे हम बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा। अमरजीत, थैंक यू भाई। मिक्स्ड फार्मिंग की अगर हम बात करते हैं प्यारे साथियों, तो मिक्स्ड फार्मिंग का जो तात्पर्य है, देखिए पहले समझिएगा। आपके पास कोई कृषि फॉर्म है, ठीक है ना, आपके पास ये क्या है, मान के चलो कोई खेत है, कोई फॉर्म है, और आपने क्या किया इस फॉर्म पर, समझिएगा बड़े ध्यान से, आपने फसलों का उत्पादन किया। क्या किया? फसलों का उत्पादन किया। और फसलों का उत्पादन करने के साथ साथ प्यारे दोस्तों, आपने क्या किया यहां पर, पशुपालन भी किया। बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है सर, पशुपालन भी किया। अगर आप चाहें तो इसमें भैया मुर्गी पालन भी कर सकते हैं। कौन सा? मुर्गी पालन भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहां पर मछली पालन कर सकते हैं, यानी कि फिशरीज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मछली पालन कर सकते हैं। तो ऐसी कृषि को, ऐसी फार्मिंग को हम क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर इसे हम मिक्स्ड फार्मिंग के नाम से जानते हैं। क्या कहा जाएगा? मिक्स्ड फार्मिंग, अर्थात यही कहलाती है मिश्रित खेती। ठीक है ना, क्या कहलाएगी? मिश्रित खेती कहलाती है। नोट कर लीजिएगा। क्या बात सभी को समझ में आई है? जल्दी से बताइएगा हाँ या ना। क्या बात सभी लोगों को समझ में आई है? एक बार कमेंट बॉक्स में हमें सभी साथी आंसर कर दीजिएगा। क्या बात है ना। तो ये तो हो गया मिक्स्ड फार्मिंग, जिसे हमने क्या बोला? मिश्रित खेती बोला। अगर हम आपसे कहें मिश्रित फसल क्या होता है, यहीं पर समझिएगा प्यारे दोस्तों। ये तो हमारी किसकी बात होगी? मिक्स्ड फार्मिंग, यहां पर लिख लो ऊपर, ध्यान रहेगा आप लोगों को। मिक्स्ड फार्मिंग, एक कॉन्सेप्ट छोटा सा और निकल कर आता है जिसका नाम है मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है ना, क्या निकल कर आता है? मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग को पता हम क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ। है भाई, आप कहेंगे सर इसको हम बोलते हैं मिश्रित सस्यन। क्या कहा जाता है? मिश्रित सस्यन। अब समझिएगा, दोनों बातें देखने में आपको एक तरीके की लग जाती हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग और मिक्स्ड फार्मिंग। फार्मिंग में हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया, दोबारा से रिपीट करता हूं। फसलों के उत्पादन के साथ साथ आपने जो पशुपालन किया, पशुपालन के साथ आप मुर्गी पालन कर सकते हैं या फिर आप मछली पालन कर सकते हैं, इसे हम मिक्स्ड फार्मिंग कहेंगे। लेकिन अगर हमने मिश्रित सस्यन की बात की तो ये आपका कोई खेत है और आपने पता है क्या किया, समझिएगा बड़े ध्यान से। आपको उगाना था गेहूं, ठीक है ना, गेहूं को क्या बोलते हैं भैया? वीट। आपको गेहूं उगाना था और गेहूं उगाने के साथ साथ आपने क्या किया? सरसों का भी उत्पादन लिया। यानी कि एक ही समय पर एक या एक से अधिक फसलों का उत्पादन मिक्स्ड सस्यन कहलाता है, यानी कि मिश्रित सस्यन कहलाता है। क्या लिखेंगे आप? यहीं पर नोट करके लिखिएगा। निश्चित समय में
व निश्चित क्षेत्रफल पर दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन क्या कहलाता है? मिश्रित सस्यन कहलाता है। मिश्रित सस्यन कहलाता है। क्या सभी लोग मेरी बात को समझ पाए हैं? जल्दी से बताइएगा। हाँ भाई, एक बार आप सभी लोगों की कमेंट देख लेता हूं। देखिए, पीडीएफ मैं क्यों लेकर आता हूं, एक बात समझिएगा नेहा, बहुत ध्यान से। जब आप चीजों को देखते हैं ना, तो चीजें देखने से ज्यादा याद होती हैं। ठीक है, चीजें आपको देखने से ज्यादा याद होती हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि यहां पर ये मल्टीपल यानी कि मिक्स्ड फार्मिंग है, तो यहां पर आपने दाल का भी उत्पादन देख रहे हैं, आप साथ साथ में यहां पर क्या देख सकते हैं? पशुपालन को भी देख पा रहे होंगे। ठीक है जी, तो समझिएगा, एक निश्चित फॉर्म पर पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन या मधुमक्खी पालन व फसलों को साथ में उगाना मिश्रित क्या कहलाता है? खेती कहलाता है, जिसे हम मिक्स्ड फार्मिंग के नाम से जानते हैं। क्या सभी लोग हमारी बात को समझ पाए हैं? जल्दी से बताइएगा हाँ या ना, है ना। हमें पता है जब आप लोग इस तरीके से पढ़ेंगे तो चीजें आपके लिए ज्यादा बेहतर होंगी और अच्छे तरीके से आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए हैं। अगली हम वहां पर क्या करेंगे? बात करेंगे। ठीक है ना। तो मिश्रित सस्यन अगर आपसे पूछा जाए, आपको ये भी पता है मिश्रित फसल क्या होगी, आपको ये भी पता है। चलिए, अगली जो बात आती है प्यारे साथियों, वो आती है फसल पद्धति की। फसल पद्धति, यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस आप लोगों को क्या करना है? धैर्यता पूर्वक चीजों को सीखते रहना है। देखिए, अगर हम क्रॉपिंग पैटर्न की बात करें तो कोई निश्चित क्षेत्र होता है ना, कोई निश्चित क्षेत्र है, कोई निश्चित यहां पर खेत है आपके पास। तो निश्चित समय में बोई गई विभिन्न फसलें, जैसे कि मैंने आपसे कहा था ना, आपने गेहूं बोया, गेहूं के साथ आपने क्या बोया? सरसों को बो दिया, यानी कि मस्टर्ड को बो दिया। समझिएगा के क्षेत्रफल का अनुपात, इनका जो क्षेत्रफल होगा, कितने क्षेत्रफल में गेहूं है, कितने क्षेत्रफल में सरसों है, इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा प्यारे दोस्तों, वही क्या कहलाएगा? फसल पद्धति कहलाएगा। ठीक है जी, क्या कहलाएगा? फसल पद्धति कहलाएगा। बस इतनी ही बात आप लोगों को ध्यान रखना है। एक बच्चा बोल रहा है, गुरविंदर सिंह सर आप मेरी कमेंट नहीं पढ़ रहे हो। बेटा, यहाँ पर 1000 से ज्यादा बच्चा लाइव है और मैंने अगर कमेंट पढ़ना शुरू कर दी ना तो मैं सिर्फ कमेंट ही पढ़ते रह जाऊंगा। ठीक है ना। हाँ, आराम से समझिए, जो समझ में नहीं आ रहा हो वो बताइए। चलिए, फसल पद्धति आप लोग समझ पाए। देखिए, टेलीग्राम ग्रुप इसीलिए बना है, जो बातें मैं यहां पर नहीं देख पाता वो आपकी टेलीग्राम में देखूंगा। अच्छा ठीक है भाई, सबकी कमेंट देखेंगे, आपका कमेंट देखना जरूरी है भाई, बिल्कुल देखा जाएगा। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, किसी निश्चित क्षेत्रफल में निश्चित समय में बोई गई विभिन्न फसलों के क्षेत्रफल का अनुपात फसलों के वार्षिक क्रम व सस्यन का प्रबंध तथा खाली क्षेत्र। आप इसको भूल जाइए, जो मैंने कहा है बस उतना ही याद रखिएगा प्यारे दोस्तों। एग्जाम में कभी भी आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपने जो फसलों को बोया है, उन फसलों का जो अनुपात होगा बस वही क्या कहलाएगा? फसल पद्धति कहलाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ें और आगे की ओर। देखिए, पीपीटी का भी प्रयोग करेंगे और हैंड राइटिंग भी करेंगे, दोनों काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, है ना, चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने यहां पर क्या किया है? पीडीएफ दे दी है। मिक्स्ड फार्मिंग की बात करें तो द कल्टीवेशन ऑफ द लाइव स्टॉक पोल्ट्री, है ना, फिश आपका जो भी है, जब आपने मिक्स मिलकर मिलाकर उनको किया तो ये मिक्स्ड क्या कहलाएगा? फार्मिंग कहलाएगा। बस एक बात ध्यान रखिएगा, मिक्स्ड फार्मिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग को एक मत कर देना मेरे भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चा जो क्वेश्चन गलत करता है ना, वो यही क्वेश्चन गलत करता है। चलो, इंग्लिश वाले भाई बहन हैं, उनको भी आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पर देख लीजिएगा।
अब बात आती है फसल प्रणाली की, ठीक है ना, समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से आपको। देखिए फसल प्रणाली की जब प्यारे साथियों बात आती है तो होता क्या है फसल प्रणाली, पहले तो इस बात को हम समझेंगे। देखिए जब क्रॉपिंग सिस्टम की बात आ जाए, सिस्टम का मतलब क्या है, कोई भी काम किया जाता है सिस्टम के साथ। चलो हम दोनों लोग, मतलब हम जितने भी साथी लाइव हैं यहाँ पर ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अगर हम दोनों ऑनलाइन हैं, हम सब ऑनलाइन यहाँ पर बात कर पा रहे हैं, तो हमने एक सिस्टम बनाया है। भाई मेरे सामने है ना स्क्रीन लगी है, पीछे बोर्ड लगा हुआ है, नहीं समझे मेरी बात को। भाई हमने क्या किया, पूरा सिस्टम बनाया। तो होता क्या है, फसल पद्धति का फार्म पर उपलब्ध जो संसाधन, देखिए समझिएगा बहुत गौर से, ये कोई फॉर्म है, कृषि फॉर्म, इसको हम क्या लिख लेते हैं, कृषि फार्म लिख लेते हैं। अब होगा क्या प्यारे साथियों, मैंने आपको क्या बताया, जब हम बात करें तो हमारे पास जो उपयुक्त संसाधन और तकनीकें हैं, संसाधन का मतलब क्या है ये बताइएगा, संसाधन और तकनीक, हमारे पास जो भी रिसोर्सेस हैं, हमारे पास जो भी तकनीकें हैं, तकनीकें क्या, आपको पता है कि हमने क्या कर दिया है अब, भाई इरिगेशन सिस्टम भी नए नए तरीके के हम लोगों ने अपनाना शुरू कर दिए हैं, बोलो हाँ या ना, बताइए। तो आप कहेंगे सर जो हमारे तकनीकी संसाधन हैं और हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं, इनका जो संबंध है वो क्या कहलाता है, कृषि फॉर्म पर की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या कहलाएगा, जल्दी से बताइएगा, क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है, याद रखिएगा। सिस्टम का मतलब क्या है, आपके पास जो भी तकनीकें पहले से हैं, आपके पास जो भी संसाधन हैं, आप उनका प्रयोग करके फसलों का उत्पादन लीजिए। प्यारे दोस्तों यही आप लोगों को क्या करना है, याद रख लेना है। बेटा ये बोर्ड कैसे ऑफ हो गया, बात समझ में आई है सभी लोगों को, जल्दी से बताओ। बोर्ड अभी ऑन हो जाएगा, उसके लिए परेशान मत होइएगा। अच्छा एक बात बताओ, जितनी भी चीजें हम लोग अभी पढ़कर आए हैं, क्या आप लोग उनका रिवीजन करते हो या नहीं करते हो, पहले ये बताओ। हम्म, उनका रिवीजन भी करते रहना, अगर आपने चीज़ों का रिवीजन नहीं किया तो आप भूल जाएंगे। और मैं आपको इस बात का एहसास दिला देता हूं, देखिए जितने भी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो हम थ्योरी करने के बाद क्वेश्चन आपको इसीलिए करवाते हैं ताकि आपको आभास हो जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जब आपको यही पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं तो आप लोग कैसे कर पाएंगे। अच्छा एक बात बताइएगा, कितने लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर को लगाया है, जरा हाँ या ना बोलो फटाफट से। कितने लोगों ने, कितने भाई बहन यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर को लगाया है, सच बोलना झूठ मत बोलना। अभी नहीं लगाया है ना, तो मैं एक काम करूंगा, आपके लिए क्लास लेकर आऊंगा स्पेशल यूट्यूब पर, हम अपनी थ्योरी को यहाँ पर पढ़ते रहेंगे। हम आपके लिए यूट्यूब पर प्यारे दोस्त एक क्लास लेकर आएंगे जिसमें कि हम क्या करेंगे, आपके प्रीवियस ईयर जितने भी पुलिस के पेपर हुए हैं ना हरियाणा में, उन सारे के सारे एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, एक बार बताओ मुझे, लिखो कि हाँ सर ये होना चाहिए, बताइएगा फटाफट से, है भाई। बहुत अच्छी बात है अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर को लगाया है, और अगर मेरे दोस्त नहीं लगाया है तो कोशिश करिए इन्हें लगाने की, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप लोगों ने इन सब चीजों को सॉल्व कर लिया तो आप लोग अपने सिलेक्शन के बहुत करीब होंगे। देखिए किसी किसी एग्जाम में मैंने देखा है 8 से 10 क्वेश्चन तक आए हुए हैं, है ना, 8 से 10 क्वेश्चन तक आए हुए हैं, समझो मेरी बात को। और जब इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, आप लोग इस बात को बेहतरीन तरीके से जानते हैं, ठीक है जी। चलिए कहाँ पर पहुंच गए थे हम लोग, डिस्कस करते हैं अपनी आगे की चीजों को। तो मैं आपके लिए क्या करूंगा, सारी चीजें जरूर बेहतर तरीके से करवाऊंगा, विश्वास रखिएगा आप लोग, ठीक है जी। चलिए हम लोग किसकी बात कर रहे थे यहाँ पर, एक बार दोबारा से समझते हैं। आप कहेंगे सर जी फसल पद्धति का फार्म पर उपलब्ध जो संसाधन है और जो तकनीकें हैं उनके साथ जो संबंध होगा, और कैसा संबंध, हमें संबंध क्यों करना है, फसल उत्पादन के लिए करना है, प्रॉफिट के लिए करना है, बस यही क्या कहलाएगा प्यारे दोस्तों, फसल प्रणाली कहलाएगा। देखिए एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री बहुत आसान है ना। मैं आपके लिए जो भी चीजें करवाऊंगा वो बहुत ज्यादा काम आने वाली है, ये भी आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर पुलिस के सिलेबस में दोनों
सर पुलिस का सिलेबस कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? लगभग 30 से 35 क्लासें लेंगे, 30 से 32 क्लासें होंगी बस हमारी, ठीक है ना। बहुत जल्दी हम सिलेबस को समाप्त कर देंगे। चलिए अगली बात करते हैं, भारत की मुख्य फसल जो प्रणाली है उनमें कौन आता है? गेहूं और धान आता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर भी आपको जो देखने को मिलेगा वो गेहूं और धान देखने को मिलता है। आपके यहाँ पर गेहूं धान होता है या नहीं हरियाणा में? जल्दी से बताओ। खूब होता होगा, है ना, खूब आपके यहाँ पर होता है। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? फटाफट से बताइएगा भाई, फिर हम बढ़ें और आगे की ओर अगली बातें की जाए। चलिए दो बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा और उन दोनों बातों को क्या करिएगा आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। कैसे समझना है इस बात को जरा देखो। देखो दो यहां पर खेत हैं, एक खेत ये है ना, समझना बहुत बेहतरीन तरीके से बात को मेरी। दो मैं खेत ले रहा हूं और दो बातें आप लोगों को बताना चाहूंगा, उनको बड़े ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है ये भी जानो, ठीक है। एक खेत ये रहा और दूसरा खेत ये रहा, ठीक है। दो शब्द मैं यहां पर लिखता हूं, लिखिएगा। पहला शब्द है मोनोक्रॉपिंग। क्या है? मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग को हम बोलते हैं एकल सस्यन। बड़े ध्यान से समझिएगा, एकल सस्यन बोलते हैं। और दो दूसरा है वो है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर, मोनोकल्चर को क्या बोलेंगे फटाफट से बताइएगा। कितने लोग जानते हैं मोनोक्रॉपिंग और मोनोकल्चर? एक बात आपको पता होनी चाहिए प्यारे दोस्तों, कल्चर बहुत लंबे समय से चला आता है। कल्चर जो है वो एक लंबे समय से चलता आता है, बताइए हाँ या ना। और क्रॉपिंग जो है आप जानते हैं, सस्यन के तरीके तो हम बदलते भी रहते हैं। तो एक बात को बड़े ध्यान से देखिएगा, मोनोक्रॉपिंग का मतलब क्या है? एक वर्ष में, बड़े ध्यान से समझिएगा, सिर्फ एक फसल का जो उत्पादन है वो मोनोक्रॉपिंग कहलाएगा। क्या कहा मैंने? एक वर्ष में सिर्फ एक ही फसल का उत्पादन, ठीक है। अब अगर हम बात करें मोनोकल्चर की, तो मोनोकल्चर में पता है क्या होता है? यहां पर तो एक वर्ष में एक फसल, यहां पर लगभग हर वर्ष एक ही फसल। हर वर्ष सिर्फ एक फसल का जो उत्पादन लेते हैं वो क्या कहलाता है? मोनोकल्चर कहलाता है। क्या बात सभी को समझ में आई? देखो दोनों बातों में कितना बड़ा अंतर है, देखने में बड़ा छोटा सा लग रहा है कि मोनोक्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग का मतलब क्या है? एक वर्ष में सिर्फ एक फसल का उत्पादन। और मोनोक्रॉपिंग कल्चर का मतलब क्या है? कल्चर लंबे समय से सिर्फ एक ही फसल को किए जा रहे हैं, उसे हमने क्या कहा? मोनोकल्चर कह दिया। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? एक बार हाँ बोलिए, फिर बढ़ेंगे और आगे की ओर, ठीक है। क्या बात है? रविंद्र कुमार, मुस्कान, प्रांजल, परीक्षित चौहान, संदीप माथुर जी, बात समझ में आ गई सभी को? तो मोनोक्रॉपिंग। अब एक बात और समझिएगा, देखिए अगर हम बात करें यहां पर मोनोकल्चर की, तो मोनोकल्चर में हम क्या उदाहरण ले सकते हैं? जैसे कि किसी स्थान पर आप सिर्फ क्या कर रहे हैं? धान और धान का उत्पादन कर रहे हैं। फिर आपने क्या किया? धान कर दिया। और यहां पर एक वर्ष में क्या किया? आपने पहले भी गेहूं का उत्पादन लिया, उसके बाद फिर से क्या कर दिया? गेहूं का उत्पादन ले लिया। लेकिन ये एक वर्ष में सिर्फ एक ही फसल को लिया जाएगा, याद रखिएगा। अगले वर्ष भी हम क्या करेंगे? गेहूं कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहां पर क्या होगा? सिर्फ धान धान होगा, क्योंकि ये कल्चर है और कल्चर लंबे समय से चला आता है। क्लियर हो गया? क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। अगली बातों को करते हैं। चलिए अगली बात आती है मल्टीपल क्रॉपिंग की। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है भैया? मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है, इस बात को समझना बहुत ध्यान से। देखो ये खेत आपको दिख रहा है, ये खेत आपको दिख रहा है ना,
तो मल्टीपल क्रॉपिंग की अगर हम या फिर मल्टी क्रॉपिंग की बात करें तो एक निश्चित खेत में दो या दो से अधिक फसलें बोना बहु फसलों का उदाहरण है, यानी कि मल्टीपल क्रॉपिंग का उदाहरण है। सिर्फ इतनी सी बात है, इस इमेज को आप याद रखेंगे, आपको चीजें याद रहेंगी, इसीलिए इमेज को लगाना आवश्यक होता है। समझ पाए बात को सभी लोग? फटाफट से बताइएगा, है ना। अगली बात करें तो मल्टीपल क्रॉपिंग भी आप लोग समझ गए हैं और इन बातों को भी आप लोगों ने समझ लिया है। और अगर हम मल्टीपल बहुफसली खेती की बात करते हैं तो ये बहुफसली खेती प्रकार ही तो है, ये क्या है, खेती के प्रकार ही तो हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए अगली बात करते हैं प्यारे दोस्तों, बहुमंजिला खेती की। सर ये बहुमंजिला खेती क्या होती है बताइए। देखो बहुमंजिला खेती मैं आपको बताता हूं, जिसको हम मल्टी स्ट्रॉइड क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं, बहुमंजिला खेती। आपने बहुमंजिला से एक बात समझिएगा, बहुत सारी मंजिलें। आपके पास कोई खेत है, बड़े ध्यान से समझिएगा, आपके पास कोई खेत है और आपने उस खेत में क्या किया, आपने सोचा कि हम तो आम का बाग लगाएंगे। समझते जाना मेरी बात को बहुत ध्यान से। आपने सोचा कि इस खेत में हम क्या लगाएंगे, बाग लगाएंगे। ये आप मान लो आम का पेड़ है। अच्छा ठीक है सर, आम का पेड़ लगा दिया। फिर आपने सोचा कि जगह खाली है तो यहां पर नींबू का भी पेड़ लगा देते हैं। फिर आपने क्या किया, नींबू का पेड़ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है ना, नींबू का जो पेड़ है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है। ये आपने लगाया आम का पेड़, ये आपने लगाया नींबू का पेड़, ठीक है। फिर आपने सोचा कि चलो हमने दो पेड़ों को तो लगा दिया, अब आपका ये खेत है और खेत के चारों तरफ ये जो जगह बची हुई थी ना, ये वाली जगह, आपने क्या किया, इस जगह पर जो खाली जगह थी, आपने यहां पर क्या किया कि हमारा बाग देखने में बड़ा सुंदर लगेगा, आपने गेंदे की फूल लगा दिया, यानी कि गेंदे को आपने लगा दिया। क्या लगा दिया, गेंदा। ठीक है सर, गेंदा भी लगा दिया। अब पता है कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आया। देखो बहुमंजिला खेती का मतलब ये होता है एक ही क्षेत्र पर, एक ही स्थान पर अलग अलग ऊंचाइयों की फसलों या फिर पौधों को उगाना क्या कहलाएगा, मल्टी स्ट्राइड क्रॉपिंग, यानी कि बहुमंजिला खेती कहलाएगा। आप लोगों ने यहां पर समझ लिया, देखिएगा यहां पर तो देखिएगा, अलग अलग ऊंचाई की फसलों को एक साथ बोना, जैसे कि चाय के बगीचों में छायादार वृक्ष। क्या बात सभी को समझ में आई है? एक ही खेत में अलग अलग ऊंचाई के, है ना, पेड़ों को लगाना। बस इतनी सी बात है, ये आप लोगों से पूछा जाएगा तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, बात सब सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। मोहित, छोटी सी बात दोबारा से फिर से बताता हूं। मान के चलो ये मोहित भाई का खेत है और मोहित ने क्या किया, आम के पेड़ लगाए, नींबू का पेड़ लगाया और गेंदे का पेड़ लगा दिया, यानी कि अलग अलग ऊंचाइयों के पौधे तुमने लगाए ना। तो किसी भी निश्चित क्षेत्रफल में अलग अलग ऊंचाइयों के पौधों को उगाना क्या कहलाता है, बहुमंजिला खेती कहलाता है, यानी कि मल्टी स्ट्राइड क्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है प्यारे साथियों, मल्टी स्टेरॉइड क्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगली बात आती है फसल चक्र, जिसे हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। समझिएगा, क्रॉप रोटेशन, इसको क्या बोला जाता है, फसल चक्र बोला जाता है। अब समझते हैं फसल चक्र को, बड़े ध्यान से देखिएगा प्यारे साथियों। देखिए हम लोग एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो खेत तो भैया जरूर बनाना पड़ेगा, खेत तो हमें जरूर बनाना पड़ेगा। ठीक है सर, समझिएगा। अगर हम बात करें प्यारे साथियों फसल चक्र की, तो फसल चक्र क्या है इस बात को समझते हैं। आपने क्या किया, पहले आपने गेहूं का उत्पादन किया,
अच्छा, गेहूं को क्या चाहिए? नाइट्रोजन की अधिक मात्रा चाहिए। नाइट्रोजन की मात्रा तो चाहिए ही, बहुत ज्यादा अधिक नहीं भी चाहिए पर चाहिए। आपको पता है आपके खेत की नाइट्रोजन खत्म हुई है गेहूं को उगाने से। फिर गेहूं को उगाने के बाद आपने क्या किया? दलहनी फसल को उगाया। और दलहनी फसल को उगाने से क्या मिलता है? क्योंकि ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगी, वायुमंडल की नाइट्रोजन को कहां पर देती है? मृदा में देती है। और इसके बाद आपने क्या किया? किसी तिलहनी फसल को उगा लिया। कहने का मतलब ये है, समझिएगा बड़े ध्यान से, किसी भी खेत में आपने गेहूं का उत्पादन किया तो नाइट्रोजन की कमी हो गई। अब आपको क्या करना था? नाइट्रोजन की पूर्ति करनी थी। तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए आपने क्या किया? दलहनी फसल का उत्पादन किया, क्योंकि आप दलहनी फसल को अगर बोएंगे तो खेत को नाइट्रोजन मिल जाएगी। बोलो हाँ या ना? ठीक है सर। और उसके बाद में आपने क्या किया? तिलहनी फसल को बो दिया। तो किसी भी खेत में अगर कोई पोषक तत्व की कमी है, उस कमी की दूर करने के लिए आपने किसी अलग फसल को बोया है, तो वो क्या कहलाएगा? फसल चक्र कहलाएगा, यानी कि क्रॉप रोटेशन कहलाएगा। एक बार परिभाषा से समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। मृदा की उर्वरता, ठीक है ना? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों हमने दलहनी फसल को बोया? क्योंकि हमें मृदा की उर्वरता को समाप्त नहीं करना था। तो देखिएगा, मृदा की उर्वरता जैसे कि नाइट्रोजन वृद्धि बनाए रखने के लिए फसलों को क्रमबद्ध बोना। मैंने क्या बताया? फसलों को क्रमबद्ध बोना, फसलों का बोया गया क्रमबद्ध जो क्रम है वो क्या कहलाता है? क्रॉप रोटेशन कहलाता है। और ऐसा क्यों करते हैं? ताकि मृदा की उर्वरता का ह्रास ना हो, मृदा उर्वरता बनी रहे, इसलिए ऐसा करते हैं। क्या बात समझ गए आप लोग? फटाफट से बताइएगा, फिर हम बढ़ेंगे और आगे की ओर। बताएं। आ रोबिंद जी बताएं, क्या पूछना चाहते हैं आप? है ना, आपने ये बोला है कि सर आपने मेरा कमेंट नहीं देखा, एक बार जरा बताइएगा। सर आपकी कोई बुक है क्या जिसमें आपने लिखा हो या पढ़ाया हो? भैया ऐसी तो अभी कोई बुक नहीं है, पर जल्दी आएगी, काम चल रहा है। तो मृदा की उर्वरता बनी रहे इसीलिए हम क्या करते हैं? फसल चक्र को अपनाते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि फसल चक्र को क्यों अपनाया जाता है? ताकि मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे, उसका ह्रास ना हो। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगली लिखिएगा अविराम फसलें। चलो मैं आपको समझाता हूं, है ना? लिखिएगा अविराम फसलें, जिसे हम बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। ठीक है ना? किस नाम से जाना जाता है? रिले क्रॉपिंग। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है। रिले क्रॉपिंग क्या है? रिले क्रॉपिंग एक लास्ट कॉन्सेप्ट और समझिएगा, इसको हम रिलेशंस बोलते हैं। बड़े ध्यान से समझना। ये आपका खेत है, ठीक है ना? ये क्या है? आपका खेत है। और आप क्या करते हैं? खेत में फसलों की, है ना, फसलों को बोते हैं। बड़े ध्यान से समझना, कॉपी और पेन छोड़ दो, सिर्फ मेरी बात पे ध्यान दो। आपने क्या किया? एक मोमेंट पर यहां पर आपने क्या किया? फसल की बुवाई की। ये आपने क्या किया है? फसल की बुवाई कर दी, यानी कि आपने सोइंग ऑफ सीड कर दिया, आपने फसल की बुवाई कर दी। अच्छा, समय आते आते क्या हुआ? ये फसल यहां तक पक कर तैयार हो गई। फसल क्या हो गई? पक कर तैयार हो गई। ये क्या है? आपकी फसल तैयार खड़ी है काटने के लिए। लेकिन आपने एक कलाकारी कर दी, जानते हो क्या? आपने इस पकी हुई फसल को काटने से पहले एक और नई फसल को यहां पर बो दिया। एक और नई फसल को यहां पर आपने क्या किया? बो दिया। अब ये फसल भी पककर क्या होने लगी? तैयार। ठीक है जी, आपने मन किया तो इस वाली फसल को काट लिया। अब हुआ क्या प्यारे दोस्तों? यहां पर एक चीज आपने देखी, यहां पर हो गया ओवरलैप। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ओवरलैपिंग क्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ओवरलैपिंग क्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, इसे को हम रिले क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं।
दो शब्द आप लोगों को और याद रखने हैं, एक है पैरा कल्टीवेशन, पैरा कल्टीवेशन, और दूसरा है उटेरा कल्टीवेशन। क्या? उटेरा कल्टीवेशन। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में इसी को क्या कहा जाता है? पैरा कल्टीवेशन। और बिहार में और वेस्ट बंगाल में इसे पता है क्या कहा जाता है? डब्ल्यू भी लिखता हूं वेस्ट बंगाल को, वेस्ट बंगाल में इसे उटेरा कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं। बस इतनी बात को याद रख लीजिएगा। बेटा बोल रहा है एक बच्चा, सर गर्मी होती है उसी दिन से पूछ रहा हूं, आपने मानसून बताया है जून जुलाई में। हाँ बेटा, जून जुलाई में मानसून ही आता है ना। जून जुलाई में क्या आता है मेरे प्यारे दोस्त? मानसून ही आता है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें तो एक बार समझिएगा, उदाहरण भी बताऊंगा। मैंने क्या बताया? यह इसे हम अविराम फसलें या फिर रिले क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा प्यारे दोस्त। पहली फसल को काटने से पूर्व दूसरी फसल को बो देना क्या कहलाता है? रिले क्रॉपिंग कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए, धान की कटाई से पहले मसूर, बड़े ध्यान से समझिएगा, धान की कटाई से पहले आप मसूर बो देते हैं और अलसी को भी बो देते हैं। ये क्या है? इसका उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैंने क्या कहा? पैरा इसको पश्चिम बंगाल में कहेंगे और उटेरा इसको कहां कहेंगे? मध्य प्रदेश में कहेंगे। याद रख लीजिएगा। ठीक है जी, याद रख पाएंगे? चीजें गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, दोबारा बताना सर। ठीक है, दोबारा से बता देते हैं भैया। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है जी, उसी पेज पर आते हैं और हम आपको पूरी चीजें क्या करते हैं, दोबारा से बताते हैं। समझिएगा, इसको हटा दो। देखो मैंने फिर से रिपीट करता हूं, ये आपका कोई खेत है। आप क्या करेंगे? खेत में फसल को बोते हैं ना, जल्दी से बताओ। आपने यहां पर फसल की बुवाई की, दोबारा बता रहा हूं भैया समझो, आपने यहां पर फसल की बुवाई की। कुछ समय के बाद ये फसल आपकी पककर तैयार हो गई। ये फसल क्या हो गई? पककर तैयार हो गई। लेकिन आपने पकी हुई फसल को नहीं काटा, आपने उस फसल को काटने से पहले एक नई फसल को बो दिया। प्यारे दोस्तों, फसल को ना काटकर नई फसल को बो देना क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों? रिले सस्यन कहलाता है। याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्या बात को फिर से मिटा के समझाऊं आप लोगों को, तब आप लोग समझ पाएंगे क्या? चलिए याद रखिएगा, मैंने क्या कहा? पहला इसको कहां पर कहेंगे? पश्चिम बंगाल में कहेंगे और बिहार में कहेंगे। और प्यारे दोस्तों, उटेरा कहां पर कहेंगे? इसको मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में कहेंगे। याद कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, इसी को हम ओवरलैपिंग क्रॉपिंग के भी नाम से जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ओवरलैपिंग क्रॉपिंग किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर रिले सस्यन। देखो इतना डीप आप लोगों से नहीं पूछेगा, ये मैं भी जानता हूं, है ना। हाँ भाई मुस्कान, इसको सही कर लीजिएगा, पैरा और उटेरा जरूरी चीजें हैं ये। अगली बात करते हैं प्यारे दोस्तों, है ना। एक फसलें होती हैं ले फसलें। सर ये कैसा नाम है ले फसलें? हाँ भाई ये नाम है, समझिएगा बड़े ध्यान से। देखिए ले फसलों की जब बात आती है तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, है ना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, भैया उल्टा नहीं सीधा कर लो उसको, ठीक है ना। हाँ जी, कंफ्यूज मत हो और उसको सीधा कर लेना। ठीक है, अगर हम बात करें ले फसलों की, ठीक है ना, ले फसलों की, तो याद रखिएगा कृषित फसलों के फसल चक्र में 2 या उससे अधिक समय तक चारागाह रखना। नहीं समझे मेरी बात को? ये कोई स्थान था, ये कोई खेत था, आपने क्या किया, यहां पर 2 वर्ष या इससे अधिक समय के लिए, इससे अधिक समय के लिए आपने क्या किया, इस खेत को खाली छोड़ दिया। और क्यों खाली छोड़ दिया? चारागाह के लिए। चारागाह समझते हो आप, जिसे हम पास्चर बोलते हैं।
क्या बोला जाता है प्यारे दोस्तों? पास्चर बोला जाता है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। राजेश जी बोल रहे हैं सर रबी और खरीफ याद करवा दो। बेटा रबी और खरीफ और जायद बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद करवाया था। एक बार क्या करिएगा, आप पहली वाली क्लास को देख लेना। अंकित भाई तुम्हारा नाम ले लिया। इतनी बात समझ गए तो इसे हम क्या बोलते हैं, लेख फसलों के नाम से जानते हैं। समझिएगा, कृषि फसलों के फसल चक्र में 2 या 2 से अधिक समय के लिए आपने क्या किया, 2 वर्षों से अधिक के लिए आपने खेत को खाली छोड़ दिया कि हटाओ, कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे, चारागाह के लिए खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, बस वही वाली फसलें मैं आपके लिए लेकर आया हूं, समझिएगा। चलिए, नकदी फसलें क्या होती हैं, ये तो बहुत आसान है, ये तो मैंने आपको उस दिन बताया भी था। नकदी फसलें कौन सी होती हैं, है भाई? चलिए भाई, बात सभी को समझ में आ गई यहां तक। नकदी फसलों की बात करें तो आपको पता है, आलू, गन्ना, कपास आदि नकदी फसलों में आती हैं, क्योंकि इन फसलों से प्रति इकाई क्षेत्रफल अधिक मूल्य प्राप्त होता है, यानी कि अधिक धनराशि प्राप्त होती है। क्या होती है? अधिक धनराशि प्राप्त होती है, इस बात को याद रखिएगा। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत में 2 प्रकार के किसान हैं। ये अपना क्या है, भारतवर्ष है, और भारतवर्ष में 2 प्रकार के किसान आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जिससे आंसर पूछूंगा वही आंसर मुझे बताएगा। क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आंसर मुझे आप बताएंगे। बताइएगा प्यारे दोस्त। अपर्णा, बेटा फटाफट से बताओ, भारत में कितने प्रतिशत किसान जो हैं वो खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करते हैं? खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करते हैं। और कितने प्रतिशत ऐसे किसान हैं जो वाणिज्यिक फसलें यानी कि कॉमर्शियल क्रॉप्स का उत्पादन करते हैं? फटाफट से बताइएगा एक बार। और ये क्वेश्चन मैं क्यों बता रहा हूं आपको ये भी बताऊंगा। हाँ भाई, आंसर करो। देखो क्या बात है, प्रवीण रविंदर, प्रवीण रविंदर सबने मुझे सही बताया है। बताइएगा। चलिए देखिए, मैं आपको बताता हूँ। खाद्यान्न फसलें जिन लोगों ने बताया सर, 60 से 65% जो किसान हैं वो खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करते हैं, और जो 35 से 40% किसान हैं वो क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन करते हैं। वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन तो बहुत लोग करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते, क्योंकि भारत में सीमांत किसान पाए जाते हैं। अब आप मुझे बताइएगा कि सीमांत किसान क्या होते हैं, कौन से किसानों को सीमांत किसान कहा जाता है? और इसका आंसर मुझे देंगे रजनीश कुमार जी। फटाफट से बताएं भाई, क्या आंसर यहां पर होगा? दीपक सैनी, मुस्कान, पूजा यादव, गीता बबीता। क्या बात है भाई, सारे लोग हैं यहाँ पर तो। बहुत बढ़िया आंसर दिया है जिन साथियों ने मुझे दिया है। आप कहेंगे सर भारत में 66% यानी कि 2/3 जो किसान पाया जाता है वो सीमांत किसान पाया जाता है। और सीमांत किसान कौन से होते हैं? जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जोत का आकार हो। जोत का आकार का मतलब क्या है, कि उनके पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा खेती है ही नहीं। बस ये क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जिनके पास लैंड कम हो ये मत लिखो, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम हो, आप फिर क्वेश्चन गलत कर रहे हो। है भाई, 1 मिनट रुकना जरा, इतना बताने के बाद भी क्वेश्चन गलत कर रहा है।
नरेंद्र भाई कितनी बार बताया कि कम खेती से मतलब नहीं है, 1 हेक्टेयर से कम होनी चाहिए, इस बात से हमें मतलब है। क्वेश्चन गलत मत कर देना। चलिए, एक बात मैंने आप लोगों को उस दिन और बताई थी, है ना। रिवीजन पता नहीं कर भी रहे हो आप लोग या नहीं कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे होगे। चलिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, इसको समझिएगा। बात आती है कैच क्रॉप की। सर कैच क्रॉप क्या होता है बताइएगा। देखो आपने किसी, मेरी तरफ देखिएगा, पीपीटी को छोड़ो, है ना। पीपीटी तो मैं इसलिए लेकर आता हूं ताकि चीजें आपको दिखा सकूं, बेहतर तरीके से याद हो जाए। होता क्या है, अगर हम बात करें किसकी, कैच क्रॉप की। प्यारे दोस्तों, आपने अपने खेत में किसी फसल को बोया, और फसल को जिस फसल को आप बोएंगे वो मुख्य फसल ही होगी, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो है ना आपका कोई और फसल हो। तो होगा क्या, आपने किसी फसल को बोया, मुख्य फसल को बोने के बाद उस फसल की पैदावार नहीं हो पा रही है खेत में, आपने क्या किया, फिर उस फसल का उत्पादन ना लेकर किसी और नई फसल को बोया। और कौन सी फसल को बोएंगे, जो जल्दी पककर तैयार हो जाए। आपने मुख्य फसल का उत्पादन ना लेकर किसी और फसल का उत्पादन ले लिया, डेट इज कॉल्ड एज कैच क्रॉप। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई क्या सभी लोगों को, बताइएगा। बात समझ में आई है आप सभी लोगों को, फटाफट से एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो देखिए, लिखा भी यहां पर वही होगा कि जब मुख्य फसल उगाना संभव नहीं हो, जब मुख्य फसल उगाना संभव नहीं हो, तब छोटी अवधि की जल्दी पकने वाली फसलों को बोना ही कैच क्रॉप या फिर अल्प अवधि फसल कहलाता है। इसी को क्या कहा जाता है, अल्प अवधि फसल के नाम से जानते हैं। बात समझ गए हैं प्यारे दोस्त, तो हाँ लिखिएगा। और अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो याद रखिएगा, चंबला, प्याज और उड़द। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो मूंग पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, आज की क्लास से मैं लिख कर देता हूं आपको, आज की क्लास से क्वेश्चन जरूर आएगा, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए, गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, चलिए, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, लिखिएगा, लिखिएगा। महत्वपूर्ण दिवस, मैं आपको 4-4, 5-5 दिवस रोज याद करवा दूंगा जो कृषि से संबंधित हैं। नंबर 1 लिखिएगा, किसान दिवस। क्या लिखेंगे, किसान दिवस। फिर लिखेंगे आप मृदा दिवस, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल डे बोलते हैं, मृदा दिवस। फिर आप लिखेंगे ओजोन दिवस। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, ओजोन दिवस। ये तीनों के आंसर बताइए, और आपका एक छोटा सा होमवर्क है, आप मुझे बताइएगा खाद्य दिवस कब होगा। खाद्य दिवस, जिसे हम फूड डे बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, फूड डे कब होगा, इसका आंसर टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग मुझे देंगे, फटाफट से बताइए। तो जो लोग भी बोल रहे हैं सर जी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा जो किसान दिवस होता है वो 23 दिसंबर को होता है, और चौधरी चरण सिंह जी की जयंती भी मनाई जाती है, याद रखिएगा। मृदा दिवस प्यारे दोस्तों याद रखिएगा 5 दिसंबर को होता है। ठीक है ना, कब होगा, 5 दिसंबर को। और ओजोन दिवस कब होगा, 16 सितंबर को होता है। अरे बोलो हाँ या ना, कब होगा, 16 सितंबर को होता है। गलत आंसर कर रहे हैं आप लोग भाई, बहुत, है ना। ये आंसर तो कम से कम गलत आप लोगों से नहीं होने चाहिए थे। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, और आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो क्या। अगर आप लोग रिवीजन कर रहे होते तो कम से कम ये चीजें तो आप लोगों को याद होती, और अगर नहीं याद है मतलब आप लोग रिवीजन तो इसका नहीं कर रहे हो। मुझसे झूठ बोल रहे हो क्या। हम्म, देखो जितनी भी चीजें आप लोगों के लिए पढ़ाई जा रही हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा और बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन ये गलत कर देते हैं, तो आप लोग ये क्वेश्चन गलत ना करें, मैं बस यही उम्मीद करता हूँ। ठीक है जी, तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इतना ही रखेंगे। कल आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। जितने भी लोग हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।
और बच्चे मॉक टेस्ट की डिमांड कर रहे थे, है ना। तो मॉक टेस्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको जल्दी ही दे दी जाएगी, क्योंकि मुझे पता है मॉक टेस्ट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, है ना। घर का काम रहता तो रिवीजन नहीं कर पाता हूँ, ये बात गलत है। ऐसा करोगे तो कैसे काम होगा। जब पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे तरीके से करो। जब घर वालों ने बैच खरीद के दिया तो पढ़ने का समय भी देंगे, उनसे कहो एक बार कि हमें पढ़ने दो, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, मैं चाहूंगा आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप में जरूर बताइएगा, है ना। और मिलते हैं कल नई उम्मीद और नए जोश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।